हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक परीक्षा दृष्टि के इस सिविल मंच से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सदैव प्रयास रहा है बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, उस स्तर की कठिनाइयों को जो समय समय पर उनको गुमराह करती हैं। ठीक है, उसी प्रयास के तहत आज मैं अशोक के अभिलेखों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ज्यादातर बच्चों को देखा गया कि अशोक के अभिलेखों का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। वैसे भी अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास में पिलर माने जाते हैं, क्योंकि भारत के प्रथम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है ना। प्रथम पठनीय जो अभिलेख है वो सम्राट अशोक का रहा। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। भारत का प्रथम पठनीय अभिलेख है ना, पठनीय अभिलेख है ना, किसके हैं? सम्राट अशोक के हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जानते हो? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसके किए गए कार्यों को जाना जा सका। हो सकता है कि उससे भी और तगड़े शासक रहे हों, मे बी, लेकिन उनका कोई एविडेंस न प्राप्त होने के कारण आज हम नहीं कह सकते कि उन अशोक जैसा भी कोई राजा था या नहीं था। तो आज चुनौती के साथ ये कहा जाता है डंके की चोट पर कि भारत के महानतम शासकों में कोई अगर था तो अशोक महान था। ये दावे के साथ कैसे हो पाया? ये दावे के साथ उसके अभिलेखों का पठनीय होना। भारत में इसके पहले सैंधो सभ्यता के भी अभिलेख मिले, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। सैंधो लिपि पठनीय न होने के कारण उसकी और चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाई, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से ही काम चलाया। लेकिन अशोक के अभिलेख पुरातात्विक माने आर्कोलॉजिकल रिसोर्सों के अलावा उसके लिखे गए एडिक्ट को पढ़ने में कामयाबी मिली। तो अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखे गए और आज तक कितने खोजे गए। तो बेटा, अशोक के जो अभिलेख हैं अभी तक की जो डेटा मिली है सारे मिलाकर 5 कोटियों में बटे हुए हैं, 4 भाषा और लिपियों में प्राप्त हुए हैं। और अभी तक खोजी गई संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि छोटे बड़े मिलाकर, बड़े छोटे मिलाकर लगभग 147 के आसपास, प्रेजेंट टाइम में 147 के आसपास एडिक्ट इनके खोजे जा चुके हैं, है ना, जो इस बड़े शासक की, है ना, पूरी एक्टिविटीज गतिविधियों को सार्वजनिक करने में मदद करता। इसी से जानकारी मिली, अशोक के अभिलेखों से ही जानकारी मिली, है ना। अभिलेखों के आधार पर अशोक का साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय इतिहास का, संपूर्ण भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य माना जाता है। सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अभिलेख जो मिले हैं वो बहुत बड़े एरिया में मिले हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे मींस अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत के पास से लेकर यानी अफगानिस्तान टू कर्नाटका, है ना, और गुजरात टू नेपाल, बिहार, इन सारे इलाकों, बिहार में तो खैर शासन नहीं कर रहा था, बंगाल मात्र भारत वाला नहीं, बांग्लादेश सहित। तो इससे इसके साम्राज्य की सीमा रेखा का भी निर्धारण हो जाता है। समझ में आ गया? तो इससे इसका माने कहते हैं कि एथेंटिसिटी प्राप्त होती है। शासक की नीतियां क्या थी? अशोक के शिलालेखों को पढ़ लो। शासक के राजकीय आदेश क्या थे? अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ लो।
ठीक है। शासक के धार्मिक कार्य क्या थे, अशोक जैसे शासक के गुहा लेख पढ़ लो, है ना। शासक द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कहां कहां दान किया गया, इसके लघु स्तंभ लेख पढ़ लो। कहने का तात्पर्य क्या है, उसके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी लेनी है आपको, तो लघु शिला लेख पढ़ लो। अर्थात इन अभिलेखों के द्वारा उसकी एथेंटिसिटी प्राप्त हो पाई, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों आपको। अब आइए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अशोक का खोजा गया प्रथम अभिलेख कौन सा, अशोक का खोजा गया प्रथम अभिलेख कौन सा था। प्रथम अभिलेख बेटा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख माना जाता है, स्तंभ लेख था। अब दूसरा डेटा, अशोक, देखिए ध्यान से, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम बार है ना 1750 एडी में टी फैनथेलर महोदय ने खोजा था। टी फैनथेलर महोदय ने खोजा था, ठीक है। टी फैनथेलर महोदय ने खोजा था, ठीक है। अशोक का खोजा गया प्रथम अभिलेख यही था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम बार 1750 एडी में टी फैनथेलर ने खोजा था, है ना, खोजा गया इसके द्वारा। अब आइए, अब इसी से अगली कड़ी जोड़ देते हैं आपको। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम बार, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, सर्वप्रथम बार किसने पढ़ा। सर्वप्रथम बार 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पढ़ने में सफलता पाई, महोदय ने पढ़ा था, है ना। तो ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये बेटा एशियाटिक, बहुत बड़ा नाम है बंदे का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कोलकाता में स्थापित थी, बंगाल में सचिव थे, ठीक है। बाद में इनका नाम और अच्छा जोड़ा जाता। बहुत बड़े लिपि शास्त्री थे, एक लिपि शास्त्री थे, ब्रिटिश लिपि शास्त्री। इसके अलावा जो रिसेंट रिसर्च आया बेटा, बहुत बड़े माने योजना मेकर भी थे, प्लान मेकर भी थे, है ना, डिजाइन करते थे, वास्तुकार, माने ये वास्तुकार भी थे। कहते हैं कि वाराणसी सिटी के भव्य वास्तुकारों में ये थे। वाराणसी के माने जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम है, वाराणसी के ड्रेनेज सिस्टम को इन्होंने ही बनाया था। और आज भी इतने व्यस्ततम सिटियों में वाराणसी है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम अभी भी ओवरफ्लो जैसी स्थिति में नहीं आता, बाढ़ की स्थिति में। ये बंदा बहुत बड़ा कैपेबल था, और इसी बंदे ने सर्वप्रथम, माने ब्रेन रखता था, जबरदस्त ब्रेन था, और इसी बंदे ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई। सर्वप्रथम पढ़ा कौन सा था अभिलेख, अशोक के किस अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफल हुआ, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख सबसे पहले मिला, और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख सबसे पहले पढ़ा गया। तो म फॉर मिला, माने कोड सेट कर सकते हो, दिल्ली मेरठ मिला,
और दिल्ली टोपरा, प फॉर पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा गया। ये थोड़े मोटे कोड हैं जो समय समय पर आपको सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कोड के भरोसे कतई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं और कोड जहां से जरा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ फिर समस्या होती है, लेकिन जहां अर्थपूर्ण कोड हैं उसे अप्लाई किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब देखिए अशोक के अभिलेख की वैरायटी या भाषा पहले देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा या भाषाएं, तो 4 भाषाएं थी, 4 भाषाएं थी, ठीक है। जैसे, ध्यान से समझिए, जैसे ये 4 है ना। सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा सबसे ज्यादा संख्या प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा थी सबसे ज्यादा, है ना। और लिपि इसकी क्या थी? लिपि ब्राह्मी थी। माने भारत के माने सर्वाधिक यही प्राप्त हुआ, अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राप्त यही भाषा मिली, ठीक है। अब आइए चलता हूं पश्चिमोत्तर इलाके में, जहां यूनानी, आर्मेइक और इन्हीं यूनानी आर्मेइक का मिश्रण होकर खरोष्ठी का निर्माण हुआ, खरोष्ठी भाषा। तो ये तीनों भाषाएं अधिकांश भारत में तो मिली आपकी प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि वाली, और ये तीनों बेटा पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हुई। कहां प्राप्त हुई? पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हुई, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हुई ये अधिकांश भाषाएं, ठीक है। इससे क्यों ऐसा किया उसने? अधिकांश भारत में प्राकृत भाषा वाली लोग जानकारी रखते थे, लिपि ब्राह्मी थी। लेकिन जो पश्चिमोत्तर इलाका था बेटा, यहां पर सबसे पहले ईरानियों का अटैक हुआ, ईरानियों के माध्यम से आर्मेइक लिपि आ गई, है ना। और फिर यूनानी आक्रमण हुआ सिकंदर वगैरह के नेतृत्व में, तो वहां कुछ यूनानी भी बस गए, ईरानी भी बस गए, यूनानी भी बस गए, और ये दोनों लोग मिक्स होकर के एक नई लिपि का निर्माण कर दिए, जिसे खरोष्ठी कहते हैं। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अशोक इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि जिस इलाके में जिस भाषा को समझने वाले लोग थे, उन्हीं की भाषा और लिपियों का प्रयोग करके उसने लेख उत्कीर्ण कराया, जिससे आसानी से लोग उसको समझ सके। तो ये उसकी बुद्धिमत्ता है, ये उसकी होशियारी है, जिससे लोगों तक रीच बना पाया। तो ये अशोक के अभिलेखों की बेसिक जानकारी। एक बात यही अब आपसे और शेयर कर दे रहा हूं, अशोक के अभिलेखों के प्रकार, अशोक के अभिलेखों के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ द एडिक्ट ऑफ अशोका, टाइप ऑफ एडिक्ट ऑफ अशोका, है ना। अशोक के अभिलेखों के प्रकार, तो बेटा आपको जानकारी के लिए बता दें कि अशोक के अभिलेख छोटे बड़े मिलाकर 5 भाषा में माने जाते हैं, सॉरी 5 प्रकार के हैं, ठीक है। अभिलेख में है क्या? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड डेटा है, डेटा। आज अभिलेख किसी भी रूप में मिल सकता, ठीक है, कागज पर भी रिकॉर्ड मिल सकता, लेकिन उस समय के अभिलेख ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से सुरक्षित रखे गए, जिसे आज भी हम विभिन्न म्यूजियमों के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, है ना, प्रकार ये स्वाभाविक रूप से 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार कौन कौन से थे ये मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं। 5 प्रकार कौन कौन से थे? आइए, पहला बृहद शिलालेख, है ना, बृहद शिलालेख, ये आप देख लेंगे। फिर दूसरा हो गया लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। फिर बृहद स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख, ठीक भैया। फिर एक चौथा प्रकार लघु स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, और फिर गुहालेख, गुहालेख, ठीक है भैया। तो समझिए बात को, माने बृहद शिलालेख बड़े-बड़े रॉक एडिक्ट, लघु शिलालेख छोटे-छोटे रॉक एडिक्ट,
बृहद स्तंभ लेख, मेजर पिलर एडिक्ट। स्तंभ और शिलालेखों में क्या डिफरेंस है बताएंगे आपको। लघु स्तंभ लेख, छोटे छोटे स्तंभों पर। गुहा लेख, गुहा माने केव एडिक्ट्स, केव गुफाओं में लिखे गए लेख, है ना, जो बिहार बनाए गए पहाड़ियों को काट करके आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कौन कौन सा बनाया था, उसके निवास स्थान पर अपनी चीजों को, अपनी बातों को लिखवाया। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि इनके माध्यम से उसने चीजों को वेरिएट किया, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, और जब उसकी जानकारी पठनी हो गई तो इस बृहद बृहद माने दिल वाला और बृहद पावर वाला और बृहद व्यक्तित्व वाले इस राजा के बारे में हम लोग आसानी से जान पाए। ठीक है बेटा, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 शिलालेख। अब 14 शिलालेख हैं क्या, किस रूप में पाए गए, किसने खोजा? लघु शिलालेखों की संख्या लगभग 18 प्लस हो चुकी है। बृहद स्तंभ लेखों माने 18 प्लस से ज्यादा होते चले गए हैं। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या बेटा 7 हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 6 स्थान से प्राप्त, 6 स्थान से प्राप्त। ठीक है, 6 स्थान से प्राप्त। ठीक है, और 14 शिलालेख 8 स्थान से प्राप्त, है ना। ये बेसिक जानकारियां। अब जो ऐसे लघु स्तंभ लेख है इनकी भी संख्या लगभग 6 के आसपास बताई जाती है। गुहा लेख की बात करो तो 4 बताई जाती है, और जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, अन्य मौर्यों को जोड़ लेंगे तो। कुल मिलाकर ये मुझे आपको समझाना था कि अशोक के शिलालेख किस प्रकार से, है ना, भारतीय इतिहास के लिए बेहतर हैं, क्योंकि जब शिलालेखों की चीजें स्पष्ट होने लगी तो भारतीय इतिहास की जो तिथियां हैं वो भी आसान होती चली गई। इसके पहले सिस्टमैटिक ढंग से डेट भी क्लियर नहीं था। तो ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से इतिहास बड़ा सबल हुआ, मजबूत हुआ। अब बात आती है ये 8 स्थान कौन से हैं, कहां से खोजा गया? 14 शिलालेख में कौन कौन लाइन लिखी है, पहले में क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या, इस प्रकार से एवरीवन। फिर 7 स्तंभ लेख 6 जगह से मिले, तो 6 जगह कौन सा है, 6 स्थान कौन सा है। 7 स्तंभ लेखों में कौन कौन से आदेश उसने लिखे, कौन कौन सी भावनाएं उसने लिखी। इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, हमारे परीक्षा दृष्टि जो सिविल चैनल हमने लॉन्च किया होगा उससे जुड़ना होगा। यदि आप अभी नहीं जुड़े हैं तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माध्यम पर बिलीव पैदा करने के लिए आप इसे आगे बढ़ाइए, जिससे हम आसानी से चीज़ों को प्रोवाइड करा पाएँ, उन लोगों तक हम अपनी रीच पहुंचा पाएँ जो अभी अछूते हैं, जिनका कुछ न कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक जाता है, कहीं न कहीं दिक्कतियाँ, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी विसंगतिपूर्ण उनके पास नॉलेज आ गई है। अब माध्यम कुछ भी उन्होंने चुना वो जाने, हमको उस पर कमेंट्स नहीं करना है। तो इसीलिए एक हम लोगों ने इस चैनल को चलाया है, और आप उस पर जुड़िए। शीघ्र ही हम प्री कम मेंस स्टाइल में रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जो नंबर्स हैं स्क्रीन पर चल रहे हैं उसको आप उस पर मैसेज करके जुड़ जाइए। तो इनका विस्तार से विश्लेषण जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास आऊँगा, और रेगुलर क्लास के माध्यम से तो इससे कई गुना ज़्यादा जो है नॉलेज की क्षमता और बढ़ा देंगे आप सभी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।